जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज आपका यूट्यूब चैनल पे। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग आधुनिक इतिहास में आज की क्लास में आगे की कड़ी को पढ़ाई चालू करेंगे, मतलब आगे की कड़ी को पढ़ेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में 1928 में जो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ लिया था। साइमन कमीशन के बाद नेहरू आयोग का गठन किया गया था, उसके बारे में पढ़ लिया। नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ लिया। और उसके बाद जो आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे वो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे। तो साथियों, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज। इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए और आज की क्लास को करने के लिए और पढ़ने के लिए तैयार भी हो जाइए। तो आइए पहले माहौल बनाते हैं। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, और वो भी आधुनिक इतिहास है, कि अगली क्लास को पिछले क्लास से जोड़ना बहुत जरूरी है और इसके लिए 4-5 मिनट में माहौल बनाया जाता है। तो आइए पहले माहौल बनाते हैं, आज की क्लास को पिछले क्लास से जोड़ते हैं, तब जाकर के आपको बात समझ में आएगा। ठीक। और अगर आप आधुनिक इतिहास का ये जो क्लास चल रहा है अपने अंतिम चरण में है। 5-6 क्लास के बाद आधुनिक इतिहास खत्म हो जाएगा। हम लोग गांधी युग को पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं किए हैं क्लास, अगर आप पूरा क्लास करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पर जो है यूरोप से लेकर के यूरोपीय कंपनी का आगमन 1498 से लेकर के 1947 तक जो अभी चल रहा है, वहां तक आप क्लास एकदम सीरीज बाय सीरीज कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो 1928 में दोस्तों आया था क्या? साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का विरोध हुआ। उसके बाद साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो भारत सचिव बर्किनहेड ने यहाँ के लोगों से, मतलब यहाँ के राजनेताओं से, कांग्रेसियों से कहा कि साइमन कमीशन जो काम करने के लिए आई है वो काम आप खुद कर लीजिए। विरोध करने से अच्छा है आप वो काम को आप खुद निपटा लीजिए, वो काम आप खुद कर लीजिए। और साइमन कमीशन का काम था भारत शासन अधिनियम जो 1935 जो आगे चल करके बना उसकी नींव रखना। जो भारत में संविधान निर्माण होने वाला था उस संविधान की नींव रखता साइमन कमीशन। और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में शासन प्रशासन चलाए जा रहे हैं अथवा नहीं चलाए जा रहे हैं उसकी जांच भी करता साइमन कमीशन। तो कांग्रेस के नेताओं ने बर्किनहेड के प्रस्ताव को स्वीकार किया और नेहरू आयोग का गठन हुआ। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू आयोग का गठन हुआ। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। तो नेहरू रिपोर्ट को जब प्रस्तुत किया गया तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच नेहरू रिपोर्ट को लेकर के सहमति नहीं बना। नेहरू रिपोर्ट का विरोध कांग्रेस के नेता सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया। नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने का एकमात्र उद्देश्य ये था, ऐसे नेहरू रिपोर्ट में तो बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन उसका विरोध कांग्रेस के द्वारा जब ये नेहरू आयोग का गठन किया गया, कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट का जारी किया, तो आखिर कांग्रेस के लोगों ने ही इसका विरोध क्यों कर दिया? तो सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू को विरोध करने का ये कारण था कि ये लोग भारत को पूर्ण स्वराज दिलाना चाहते थे, पूर्ण रूप से आजादी चाहिए था। और नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज के जगह पे डोमिनियन स्टेट्स की बात कही गई थी। डोमिनियन स्टेट्स मतलब भारत की शासन प्रशासन भारतीयों के हाथ में दे दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेज भारत में बना रहेगा, अंग्रेज भारत में अपना बिजनेस व्यापार करता रहेगा। ठीक, सिर्फ शासन प्रशासन भारतीयों के हाथ पर दे दिया जाएगा आंतरिक तौर पर, और बाहरी जो विदेशी मुद्दा है, बाहरी मतलब जो अंतरराष्ट्रीय समझौते से जुड़ा हुआ मुद्दा उसको अंग्रेज ही देखता और अंग्रेज यहाँ पे बना रहता है, यहाँ पर वो अपना बिजनेस व्यापार करते रहता है। यही हुआ डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स की बात कही गई थी, मतलब पूर्ण स्वराज की बात नहीं कही गई थी, मतलब थोड़ी सी आंशिक रूप से आजादी देने की बात कही गई थी। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका विरोध कर देते हैं कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, हमें जब चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। आगे चल करके जब नेहरू रिपोर्ट का यह हो जाता है, मतलब विरोध कर दिया जाता है, नेहरू रिपोर्ट विफल रहता है, फिर जाकर के साइमन कमीशन अपना काम करता है और साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट सौंपता है। और साइमन कमीशन जब रिपोर्ट सौंप देता है तो उसी पर विचार विमर्श करने के लिए 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। कहाँ? लंदन में होता है। तो उस चीज को आगे पढ़ेंगे। पहले 1928 से 30 के बीच जो घटनाएं घटित हुई उसको देखते हैं। 1930 में नेहरू रिपोर्ट का विरोध हो चुका। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका विरोध कर दिए हैं। उसके बाद 1929 में
1929 में क्या होता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। एकदम बारीकी से समझते चलिए, कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई आपको जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। कांग्रेस का क्या होता है, 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और ये लाहौर में करते हैं। और इसी लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। पूर्ण स्वराज्य की मांग को उठाया जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जोरदार तरीके से पूर्ण स्वराज्य की मांग की है इसी अधिवेशन के दौरान। इसी अधिवेशन के जरिए इन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा भारत को नहीं चाहिए। अंग्रेज जो भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देना चाहती है, हम डोमिनियन स्टेट्स से मानने वाले नहीं हैं, हमें पूर्ण रूप से क्या चाहिए, आजादी चाहिए। और उसके बाद 31 दिसंबर 1929 को ही, जब 31 दिसंबर 1929 को ही कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन पर चलता था और साल के अंतिम महीने के अंतिम दिनों में चलता था। तो 31 दिसंबर 1929 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की और मध्य रात्रि को झंडा फहराया था। मतलब आधी रात को 31 दिसंबर 1929 को पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर आधी रात को झंडा फहराया और वंदे मातरम जैसे गीत गाए गए और भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। उसके बाद आगे चल करके पंडित जवाहरलाल नेहरू घोषणा करते हैं कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में कांग्रेस मनाएगी और पहली बार 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाई। ठीक, मतलब ये कहानी से आप क्या समझे? इस कहानी से हमने आपको यही समझाने का प्रयास किया कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट का इन लोगों ने बहिष्कार किया। 1929 में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता के दौरान ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को झंडा फहराते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की और वंदे मातरम जैसे गीत गाए गए। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव पारित किया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को कांग्रेस स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएगी और आगे चल करके ठीक 26 जनवरी 1930 के दिन कांग्रेस ने पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया। पहली बार जो है कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस मनाया। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब जो फैक्ट बता रहे हैं, ये सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुना रहे हैं, समझे? और इसके बाद जो है प्रसादी मिलने वाला नहीं है, चरणामृत मिलने वाला भी नहीं है। यही सब तो एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ से। तो 26 जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस ने पहली बार स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। और यहां से एक और कड़ी को जोड़ देते हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान में है। 26 जनवरी 1930 को ही प्रत्येक वर्ष कांग्रेस स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रही थी। संविधान सभा ने संविधान को, हमने पॉलिटी में पढ़ाया है कि संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, अपनाया था और बहुत सारे प्रावधान उसी दिन लागू कर दिए गए थे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने और संविधान सभा के लोगों ने सोचा कि अगर हम 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को लागू कर देते हैं तो ये 26 जनवरी 1930 से जो हम लोग प्रत्येक दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, वो दिन को जो है इतिहास भूल जाएगा। मतलब वो दिन को जो है लोग भूल जाएंगे। तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए, 26 जनवरी 1930 के दिन को ही यादगार बनाने के लिए संविधान सभा ने यह फैसला लिया कि 26 नवंबर 1949 को भले ही संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया है, अपनाया है, लेकिन इसको लागू हम लोग 26 जनवरी को कर देंगे ताकि ये दिन जो है यादगार बना रहे। आगे चल करके 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन को यादगार बनाने के लिए। तो यह बात आप समझ गए। उसके बाद लाहौर अधिवेशन के दौरान ही, 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन के दौरान ही यह प्रस्ताव पारित किया गया कि महात्मा गांधी एक आंदोलन छेड़े। मतलब महात्मा गांधी एक आंदोलन का नेतृत्व करे और बड़े स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व करे। और इसी लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान कांग्रेस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया।
कैसे माहौल बना, समझ गए आप लोग, कैसे कहानी से हम जोड़ दिए, समझ गए। ये इसलिए जोड़ रहे हैं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के प्रस्ताव पारित कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने ये कहा कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी अपने नेतृत्व में जो है चालू करे, ठीक, चालू करे। अब आइए इससे आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए अधिकार मिल गया, प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब महात्मा गांधी अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू करे तो कैसे करे। हमने बार बार बताया कि कोई भी आंदोलन चालू होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होता है, कोई ना कोई वजह जरूर होता है। चाहे चंपारण को उठा करके देख लीजिए, चाहे असहयोग आंदोलन को उठा करके देख लीजिए, खेरा आंदोलन को उठाइए, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल को उठाइए, चाहे कोई आंदोलन को उठाइए, उसके पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई वजूद रहता है, तब जाकर के जो है आंदोलन छिड़ता है। अब महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करना था, तो महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और भारत के वायसराय इरविन के सामने 11 सूत्री मांग रखा। 11 सूत्री मांग रखा महात्मा गांधी ने क्या रखा? 11 सूत्री मांग रखा। और 11 सूत्री मांग महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और भारत के वायसराय, उस समय लॉर्ड इरविन हुआ करता था, इरविन के सामने महात्मा गांधी 11 को मांग रखे। सिंपल सी भाषा में समझिए, वो 11 को मांग में बहुत तरह के मांग थे। 11 में मांग थे ये, 11 जो मांग था, ये 11 मांग में ये शामिल था कि भारतीय के ऊपर जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, नमक के टैक्स को अंग्रेज बंद करे। मतलब नमक कानून का उल्लंघन करना है। जो अंग्रेज नमक के ऊपर टैक्स लगा रही है, उस कानून को जो है अंग्रेज क्या करे? बंद करे। मतलब देखिए, महात्मा गांधी इतने दूरदर्शी थे और आंदोलन चालू करने से पहले ये संदेश देना चाहते हैं, मतलब नमक एक ऐसा चीज है, वस्तु है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है, अमीर से लेकर के गरीब, बच्चे। मतलब नमक के बिना आप सब्जी कितना अच्छा से बनाइए, कोई भी खाने वाला पदार्थ कितना अच्छा से आप बना दीजिए और उसमें नमक ही न डालिए तो कैसा टेस्ट लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, भोजन अच्छा से पच भी नहीं पाएगा। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून को शामिल किया, नमक सत्याग्रह को शामिल किया ये 11 सूत्री मांग में, ताकि महात्मा गांधी घर घर तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते थे। अमीर से लेकर के गरीब तक, ऊंचे वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक, समाज के एक एक लोग, मतलब एक एक परिवार, एक एक घर में जो है नमक का प्रयोग होता है। तो महात्मा गांधी का संदेश ये था कि हम जो आंदोलन करने वाले हैं आने वाले समय में, और जो हम अपनी आवाज को रख रहे हैं, ये एक एक घर तक पहुंचे। इसलिए महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग में नमक जैसे चीजों को शामिल किया कि अंग्रेज नमक कानून पर प्रतिबंध लगाए। उसके बाद शराबबंदी के खिलाफ महात्मा गांधी ने पहली बार शराबबंदी के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए 11 सूत्री मांग में जो है ये प्रस्ताव को शामिल किया था। उसके बाद 11 सूत्री प्रस्ताव में यह भी था कि भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने के लिए अंग्रेज जो है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए जो है भारतीयों को लाइसेंस दे, अपने जान की रक्षा करने के लिए भारतीयों को अंग्रेज लाइसेंस भी प्रदान करे। ये सब बातें थी। उसके बाद यह भी कहा गया था कि अंग्रेज सेना के ऊपर जो खर्चा कर रहा है उस खर्चा में कुछ कटौती किया जाए। तो मुख्य रूप से यही सब बातें थी, 4-5 बातें हमने आपको बताया। यही सब बातों को मिलाकर के 11 सूत्री प्रस्ताव महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से रखा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब आप सरकार से अपनी मांग को रखते हैं और जब सरकार अपनी मांग को ठुकरा देता है, सरकार आपकी मांग को नहीं मानता है, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद तो आंदोलन होता है, आंदोलन ही होता है। और जब आंदोलन व्यापक रूप से, जब वो आंदोलन उग्र चरम सीमा पर पहुंचता है, अपना उग्र रूप दिखाता है आंदोलन, तब जाकर के जो है सरकार अपनी बातों को मानने के लिए विवश हो जाती है। तब महात्मा गांधी की इस 11 सूत्री मांग को अंग्रेज नहीं माना, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो महात्मा गांधी ने यह बात बोला कि हमने तो सूखी रोटी मांगी थी। महात्मा गांधी ये कहे कि हमने तो सूखी रोटी मांगी थी, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? हमें पत्थर मिला। मतलब बदले में हमें कुछ नहीं मिला, बदले में पत्थर मिला। जब महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांगों को ठुकरा दिया जाता है, तब महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च के तहत करते हैं। दांडी मार्च के तहत करते हैं। अब आइए दांडी मार्च को समझते हैं। ठीक, और एक और चीज समझ लीजिए, ये जो 11 सूत्री मांग जो महात्मा गांधी किए थे, ये अपने यंग पत्रिका के माध्यम से किए थे। यंग पत्रिका
और यंग पत्रिका जो था ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। यंग पत्रिका के माध्यम से किए थे महात्मा गांधी 11 सूत्री मांग। और यंग पत्रिका जो है अंग्रेजी भाषा में छपा था, अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि यंग पत्रिका लिखने का मकसद महात्मा गांधी को यह था कि हम अपनी 11 सूत्री मांग को अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। और अंग्रेज कौन भाषा जानता था? अंग्रेजी जानता था, इसलिए यंग पत्रिका को महात्मा गांधी ने अंग्रेजी में लिखा। अगर गुजराती में लिखते, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली में लिखते तो फिर अंग्रेज समझता नहीं, समझता। इसीलिए महात्मा गांधी ने यंग पत्रिका को अंग्रेजी भाषा में लिखा था। ठीक। और यंग पत्रिका की जो पहली अंक प्रकाशित हुई थी वो शायद संभवतः 30 जनवरी 1930, जहां तक हमें याद है 30 जनवरी 1930। आइए अब इसके आगे देखते हैं। ग्यारह सूत्री मांग को जब ब्रिटिश नहीं माना, ठीक, तब जाकर के महात्मा गांधी ने क्या किया? दांडी मार्च की शुरुआत की। क्या किया महात्मा गांधी? दांडी मार्च की शुरुआत की। दांडी मार्च। और दांडी मार्च के जरिए ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की बिगुल फूंक दी। दांडी मार्च की शुरुआत साथियों, अगर दांडी मार्च की शुरुआत की बात करें तो 5 मार्च 1931 को इसकी शुरुआत हुई थी। 5 मार्च 1931 को तो लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, गलती हो गया। ठीक। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई। और अगर अंत की बात करें तो 6 अप्रैल 1930 को जो है अंत कर दिया गया। ठीक। 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ और 6 अप्रैल 1930 को अंत कर दिया गया। ठीक है। अब आइए समझते हैं। दांडी मार्च महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से निकाला। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से बाहर निकले और वहीं से दांडी मार्च की यात्रा प्रारंभ की। और 12 मार्च 1930 आप याद रखेंगे, ये दोनों डेट अपने आप में महत्वपूर्ण है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने जब साबरमती आश्रम से बाहर निकला तो महात्मा गांधी सबसे पहले ये बोले कि जब तक देश आजाद नहीं हो जाता, जब तक हमें पूर्ण रूप से आजादी नहीं मिल जाती, तब तक हम साबरमती आश्रम में पुनः वापस पैर नहीं रखेंगे। ये महात्मा गांधी ये बात बोल करके जो है दांडी मार्च यात्रा शुरू की। और 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को जाकर के समाप्त हुआ। और गुजरात के दांडी नामक तट पर महात्मा गांधी जाते हैं और दांडी जगह पर जाकर के मुट्ठी भर नमक बना करके महात्मा गांधी नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। और 6 अप्रैल 1930 को जाकर के ये दांडी मार्च क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक, समाप्त हो जाता है। दांडी मार्च जब महात्मा गांधी शुरुआत किए थे तो इसमें कांग्रेस के 78 लोग शामिल थे। 78 लोग के साथ, मतलब 78 लोग कांग्रेस के जितने भी अग्रिम पंक्ति के लोग थे, अग्रिम पंक्ति के नेता थे, सारे जगह से लोगों को शामिल किया गया। सारे जगह से, सारे स्टेट से लोगों को शामिल किया गया। जैसे कि अभी हाल फिलहाल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा आंदोलन शुरू किया, वो भी कांग्रेस से, और ये भी कांग्रेस का घटना इसलिए बता रहे हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन राहुल गांधी ने यात्रा चालू किया तो राहुल गांधी की यात्रा में बहुत सारे कांग्रेस के नेता शामिल थे और वो भी बड़े बड़े नेता शामिल थे, सभी स्टेट के नेता शामिल थे। मतलब राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा को शामिल किया तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो नेता थे वो कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेता थे, मतलब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, इस तरीका से हम कह सकते हैं। और सारे स्टेट के नेता जो है उसमें शामिल थे भारत जोड़ो यात्रा में। उसी प्रकार महात्मा गांधी ने जब दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत की तो कांग्रेस के सारे नेता को बुलाया गया, सभी राज्य से, जितने भी राज्य थे सारे जगहों से कांग्रेस के नेता को बुलाया गया। और उस नेता में 78 लोग, कांग्रेस के 78 लोग जो है महात्मा गांधी के शामिल थे। और सिर्फ 78 लोग ही नहीं थे, ये तो मुख्य रूप से कांग्रेस के 78 प्रतिनिधि शामिल थे, 78 लोग शामिल थे। लेकिन दांडी मार्च जहां जहां से होकर के गुजरता था वहां वहां से जो है महात्मा गांधी के साथ और सारे लोग भी शामिल हो जाया करते थे। मतलब महात्मा गांधी की इस यात्रा में और भी लोग शामिल हो जाया करते थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, जहां से यात्रा निकला वहां से और लोग भी शामिल हो जाया करते थे। ठीक। और
78 लोग इसमें शामिल थे। और इसमें बिहार के एक व्यक्ति शामिल थे जिसका नाम है कारो बापू, जिनका नाम है कारो बापू। बिहार से शामिल होने वाले कांग्रेस की तरफ से जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति का नाम है दोस्तों कारो बापू। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, जब ये आंदोलन धीरे धीरे सफल हो रहा था, अपने चरम सीमा पे पहुंच रहा था, ठीक, तो अल्प समय के लिए महात्मा गांधी को दांडी मार्च यात्रा के दौरान थोड़े दिनों के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब थोड़े दिनों के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। अब्बास तैयब जी, मतलब कोई भी आंदोलन होता है ना, कोई भी आंदोलन होता है तो पुलिस उसी को गिरफ्तार करना चाहती है या सरकार उसी को गिरफ्तार करवाता है जो उस आंदोलन का नेतृत्व करता होता है। तो इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। ये नमक कानून का उल्लंघन करने को लेकर, नमक कानून को तोड़ने को लेकर के यात्रा कर रहे थे। ठीक, तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ही अरेस्ट कर लिया कुछ दिनों के लिए ताकि जो है दांडी मार्च रुक जाए। तो जब रुक गया, महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए तो दांडी मार्च रुका नहीं, बल्कि अब्बास तैयब जी ने थोड़े दिन के लिए दांडी मार्च की क्या किए, नेतृत्व किए। वहीं इस यात्रा की बात करें तो लगभग 14-24 दिन चला था। आप यहां से जोड़िएगा, लगभग 24 दिन जो है ये यात्रा चला था। ठीक, 24 दिन यात्रा चला। उसके बाद 240 मील की यात्रा में सफर किया गया। 240 मील, इस यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने 240 मील सफर किए। और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी तट पर नमक कानून तोड़ने की घोषणा कर दी महात्मा गांधी। 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी तट पर नमक कानून क्या कर दिया गया, नमक कानून को महात्मा गांधी ने तोड़ दिया। नमक कानून को तोड़ दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी गुजरात के दांडी तट पे पहुंचते हैं, वहां पर समुद्र के जल से मुट्ठी भर नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं। और कांग्रेस के सारे लोगों से ये विनती करते हैं, सारे लोगों से कहते हैं कि जो नेता जहां पर है, जो नेता जहां पर है वहीं पर वो नमक कानून का उल्लंघन करे, वहीं पर वो नमक कानून मतलब नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करे, नमक कानून को तोड़े। कांग्रेस के जितने भी नेता, सारे नेता जहां पर थे वहीं से उनके घर से झील, तालाब, नदी, समुद्र नजदीक पड़ता था, वहां पर जा करके कांग्रेस के सारे नेताओं ने क्या किया, नमक कानून का उल्लंघन किया, नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक, उसके बाद नमक दांडी मार्च के दौरान यानी कि नमक सत्याग्रह के दौरान धरासना, ये धरासना जो जगह है, धरासना गुजरात में ही है। धरासना प्रमुख केंद्र बन करके उभरा था, प्रमुख केंद्र, आप याद रखेंगे ये पॉइंट। गुजरात में धरासना है, धरासना नमक सत्याग्रह के दौरान यह प्रमुख केंद्र बन करके उभरा था। और धरासना में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धरासना प्रदर्शन, मतलब धरासना जगह पर, धरासना में नमक एक फैक्ट्री था, नमक फैक्ट्री, धरासना के नमक फैक्ट्री के बाहर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। वहां पर जो है ये धरासना प्रमुख केंद्र बन करके उभरा। और सरोजनी नायडू के नेतृत्व में जब यह आंदोलन किया गया तो वहां के आंदोलनकारियों के ऊपर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर करके, दमनात्मक कार्रवाई कर करके जो है वहां से आंदोलनकारियों को हटाने का काम किया। ठीक, तो इस बात को आप समझ गए। उसके बाद 5 मई 1930, 6 अप्रैल 1930 को तो नमक कानून टूट गया। उसके बाद 5 मई 1930 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया जाता है, पूना के यरवदा जेल। तो आप याद रखेंगे महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था, पूना के यरवदा जेल में रखा गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तारी 5 मई 1930 को होती है। महात्मा गांधी को पूना के यरवदा जेल में रख दिया गया। यरवदा जेल में महात्मा गांधी को बंद कर दिया गया ताकि अंग्रेज ये जानता था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे हैं। अगर महात्मा गांधी को ही गिरफ्तार कर लिया जाए तो यह आंदोलन अपने आप शिथिल पड़ जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लेने से यह आंदोलन शिथिल नहीं पड़ा, यह आंदोलन चलता ही रहा। और इसको दूसरा सबसे बड़ा जनव्यापी आंदोलन बोला जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जनव्यापी आंदोलन के रूप में यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन उभरा। जब महात्मा गांधी जेल में बंद हो गए तो आंदोलनकारी जो थे बाहर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के आंदोलनकारी, उनमें एक रोष छा गया, उनमें एक व्यापक सा रोष छा गया। तो महात्मा गांधी ने पत्राचार के माध्यम से यह संदेश दिया कि आप लोग ये मत समझिए कि महात्मा गांधी जेल में बंद है, बल्कि नहीं, महात्मा गांधी मंदिर में बंद है, मंदिर में है। महात्मा गांधी
मंदिर में है और मंदिर में महात्मा गांधी पूजा या अर्चना करके सभी ने अवज्ञा आंदोलन को सफल बनाने की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब महात्मा गांधी ये संदेश देना चाहते थे, आंदोलनकारियों को मोटिवेट करना चाहते थे, ये संदेश दे करके कि ये मत समझिए कि महात्मा गांधी जेल में बंद है, मतलब महात्मा गांधी मंदिर में है। यानी कि जेल जो है, जेल की तुलना महात्मा गांधी ने मंदिर से की। सीधे तौर पे ये समझने का प्रयास कीजिए, महात्मा गांधी ने जेल की तुलना किससे की? मंदिर से की। और जब महात्मा गांधी यरबदा जेल में बंद हो गए, या यरबदा जेल में महात्मा गांधी को बंद कर दिया गया, तो यरबदा जेल में बंद के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक भक्ति सॉन्ग की रचना की जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन। सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन हिंदी में लिख देते हैं सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन। तो महात्मा गांधी ने यरबदा जेल में जब बंद थे तो बंद के दौरान एक भक्ति गाना लिखे, महात्मा गांधी भक्ति गीत की रचना किए जिसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन। सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन के नाम से महात्मा गांधी भक्ति गीत का मतलब उल्लेख करते हैं। जब महात्मा गांधी जेल का तुलना मंदिर से ही कर रहे हैं तो मंदिर में किस चीज का रचना हो सकता है? मंदिर में तो गीत का ही रचना हो सकता है। तो गीत में महात्मा गांधी ने सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन की रचना की, सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन की रचना की। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी तो जेल में बंद हो गए। महात्मा गांधी कोई भी आंदोलन किए, जितने भी आंदोलन किए, इसमें महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। सबसे ज्यादा अगर बहिष्कार किया तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने भी विदेशी वस्तु थे, विदेशी वस्त्र थे, उसको बहिष्कार किया गया। विदेशी शराब को बहिष्कार किया गया। विदेशी शराब पर पूर्णतः देश में रोक लगा दिया गया। मतलब सारे लोगों से महात्मा गांधी ने गुजारिश की है कि विदेशी वस्तु जितने भी विदेश से व्यापार करता है, मतलब अंग्रेज के द्वारा जो भी वस्तुएं यहाँ पर भारत की बाजार में बेची जाती है उसको बहिष्कार किया जाए। क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे, दूरदर्शी बहुत थे गांधी। महात्मा गांधी का ये मानना था कि अंग्रेज क्या है? व्यापार है, और अंग्रेजों को लाभ भारत में व्यापार करके ही हो रहा है। तो यहाँ से तभी भागेगा। कोई भी व्यापारी होता है ना, जहां पर उसको घाटा होता है वहां पर वो टिकना नहीं चाहता है। तो गांधी अंग्रेज को नुकसान दिलाना चाहते थे। नुकसान, आप कोई भी आंदोलन करके जैसे बिहार में ही कोई आंदोलन करना है या किसी भी राज्य में आंदोलन होता है तो आंदोलन करके आप सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सरकार का नुकसान इस द्वारा नहीं पहुंचा सकते हैं कि सरकारी संपत्ति को नष्ट कर दे, रोड तोड़ दे, गेट तोड़ दे, दरवाजा तोड़ दे, वाहन जला दे। मतलब इस तरीका से जो है उग्र रूप से सरकारी संपत्ति का नुकसान करके सरकार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। बल्कि आप ये सरकार को याद दिलाइए कि आने वाला चुनाव जो होगा उसमें जो है हम आपको काला झंडा दिखलाएंगे। मतलब उस समय जनता आपकी सुफरा साफ कर देगी ताकि सरकार के मन में डर हो। अभी हाल फिलहाल देखिए बिहार में चुनाव होने वाला है, नवंबर में चुनाव होगा बिहार में। अभी जितना भी पटना में आंदोलन हुआ है बिहार सरकार के खिलाफ, सारे के सारे आंदोलन सफल रहे हैं। जैसे कि शिक्षक अभ्यर्थियों को, शिक्षक जो बिहार में TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है, तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है उसके लिए स्टेट 4 की घोषणा कर दी, स्टेट की घोषणा कर दिया गया। बिहार सरकार स्टेट लेगी, सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्टेट लेगी, उसके तहत नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। इसके द्वारा इसको लेकर के आंदोलन चलाया गया, तो स्टेट वाला भी आंदोलन सफल रहा। BPSC की भर्ती आए, ये भी आंदोलन सफल रहा। बिहार के सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाए तो ये भी आंदोलन सफल रहा। अभी हम देखे हैं बिहार में चुनाव होने वाला है और 3 आंदोलन हुआ है बिहार सरकार के खिलाफ। और चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार ने छात्रों की तीनों मांग को स्वीकार किया, और तीनों आंदोलन सफल रहा। तो ये चुनावी माहौल था, इसलिए जो है सरकार एक्सेप्ट भी किया इस बात को, डोमिसाइल नीति को भी लागू किया। स्टेट भी जो है आने वाला है, उसके बाद BPSC के थ्रू वैकेंसी भी आएगी। उसके बाद बहुत सारा वैकेंसी भी आया है, जैसे कि सचिवालय भर्ती परीक्षा आया है, परिचारी का भर्ती आया है। तो जितना भी ये सब जो है बिहार सचिवालय का वैकेंसी आया है, परिचारी का भर्ती आया है, बिहार शिक्षक की भर्ती होने वाला है BPSC के थ्रू, ये सब में जो है आपका आधुनिक इतिहास काम करेगा। यहाँ से आधुनिक इतिहास आप पढ़ते हैं तो ये सारे परीक्षा में जो है आपको यहीं से हो जाएगा, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आप बस क्वेश्चन सेट लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और यहाँ से पढ़ते रहिए, सब काम आपका बन जाएगा। तो हम ये बता रहे थे, महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तो अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ। यहाँ के बाजार में 50% सीधे जो है उसका मार्केटिंग कम गया। 50% तक जो है, मतलब आधे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया और बहिष्कार के तहत आधे जो है अंग्रेजी वस्तुओं की मांग यहाँ के बाजार में कम हो गई।
तो अब ब्रिटेन की सरकार के ऊपर दबाव पड़ा ब्रिटेन की सरकार के ऊपर। जब ब्रिटेन की सरकार के ऊपर दबाव पड़ा तो सरकार ने यहाँ जो भारत का वायसराय था इरविन को बोला, इरविन के ऊपर दबाव पड़ा। तो इरविन के ऊपर जब दबाव पड़ा तो लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को जेल से रिहा करवाया, और जेल से रिहा करवा करके महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौता बोला जाता है। और गांधी इरविन समझौता के बारे में हम बता दें, गांधी इरविन समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता जब हुआ तो गांधी इरविन समझौता के तहत ही महात्मा गांधी के जो 11 सूत्री मांगे थी, 11 सूत्री मांग को इरविन ने स्वीकार कर लिया। आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। जब महात्मा गांधी ने यंग पत्रिका माध्यम से, पत्र लेखन के माध्यम से महात्मा गांधी ने अपनी मांग को रखा तो अंग्रेज स्वीकार नहीं किया, लेकिन वहीं पर महात्मा गांधी ने दांडी मार्च नामक यात्रा छेड़ी, सभी ने अवज्ञा आंदोलन को छेड़ा। उसके बाद बहुत उग्र रूप जब ये आंदोलन अपना उग्र रूप धारण किया, इस आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। जब अंग्रेजों को घाटा लगने लगा, उसका जो है यहाँ की मार्केटिंग दर, यहाँ की बाजार में उसकी वस्तुओं की मांग काफी कम गई, जब अधेयाद उसको घाटा लगने लगा तब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी की मांग को स्वीकार किया। समझे कि नहीं? तो इस तरह से महात्मा गांधी आंदोलन करके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके अंग्रेजों का नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मेरा बताने का ये मकसद था। जब 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, इस समझौता से पहले क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर देते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय 232 में होता है। जब महात्मा गांधी जेल में बंद थे, उसी दौरान प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में लंदन में किया जाता है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दबाव में आकर के ही, सभी ने अवज्ञा आंदोलन को देखते हुए ही अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों को अपना समकक्ष दर्जा दिया था। अपना समकक्ष दर्जा देकर के भारतीयों को लंदन में बुलाया था प्रथम गोलमेज में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ करता था। रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में ही गोलमेज का सम्मेलन हुआ, और उस समय ब्रिटेन का राजा जो है जॉर्ज पंचम हुआ करता था। जॉर्ज पंचम ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन करता है। 1930 में जब गोलमेज सम्मेलन होता है तो भारत से सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टी थी वो सब, जैसे कि मुस्लिम लीग हो गया, उसके बाद दलितों के प्रतिनिधित्व के तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, और सारे भी जैसे हिंदू महासभा हो गया, तो जितनी भी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां थी सब गई लंदन। तो लंदन गई तो सबने अपना अपना प्रस्ताव रखा रैमजे मैकडोनाल्ड के सामने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। उसके बाद मुस्लिम लीग ने वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन का मांग रखा। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये सोचा कि भारत से जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, राजनीतिक पार्टियां आई हैं, वो सब में आपस में क्या है, तालमेल नहीं है, मतलब तालमेल का अभाव है। और उस समय 1930-31 के दौरान भारत में सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस पार्टी ही हुआ करती थी। सबसे कोई अगर मजबूत संगठन था तो कांग्रेस संगठन था। कांग्रेस ही भारत, अर्थात भारत ही कांग्रेस कहलाता था उस समय। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये सोचा कि जब तक गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं आएंगे, कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक काम बनने वाला नहीं है। कांग्रेस के सारे नेता थे, महात्मा गांधी, ये सब जो कांग्रेस के जितने भी अग्रिम पंक्ति के नेता थे 1930 में तो जेल में बंद थे, क्योंकि हमने आपको यहाँ बताया 5 मई 1930 को जो है गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, और 5 मई 1930 को गिरफ्तारी के बाद ही गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो जब मैकडोनाल्ड को लगा कि जब तक कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा, तब तक जो है काम बनने वाला नहीं है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, और गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी के प्रस्ताव को 11 सूत्री मांग को इरविन एक्सेप्ट करता है, और इरविन के मांग को भी महात्मा गांधी एक्सेप्ट करते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा भी इरविन के मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे गांधी के 11 सूत्री मांग में ये था कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, राजनीतिक कैदी को रिहा कर दी जाए। उसके बाद नमक कानून का उल्लंघन करे, मतलब भारत का जो समुद्री तट है वो भारतीयों को दे दिया जाए। नमक पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी। जितनी भी 11 सूत्री मांग थी वो सब अंग्रेजों के द्वारा, इरविन के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और गांधी इरविन भी महात्मा गांधी के समक्ष प्रस्ताव रखता है कि कांग्रेस जो है
लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो। उसके बाद ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है इसको जो है स्थगित किया जाए। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए मतलब ये आश्वासन देते हैं कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। उसके बाद महात्मा गांधी के जब 11 सूत्री मांग को प्रस्ताव को पारित कर लिया गया, अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, उसके बाद महात्मा गांधी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। तो साथियों आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। अगले क्लास में हम जो है इससे आगे जो घटनाएं घटित हुई 1930 के बाद गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेने जाती है, 3 गोलमेज सम्मेलन होता है और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन में फिर काम बनता नहीं है। उसके बाद अंग्रेज जो है महात्मा गांधी को भटकाने का प्रयास करता है मुद्दा से। उसके बाद फिर से जाकर के जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत होता है दूसरे चरण में। तो साथियों आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकेंगे, क्योंकि यहाँ से गोलमेज सम्मेलन को चालू करेंगे तो फिर क्लास आपका हो जाएगा लंबा। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। महात्मा गांधी पुणे के यरबदा जेल में अभी बंद है। कल जो है उनको जेल से रिहा करवाएंगे, रिहा करवा करके फिर उनको कल लंदन भेजना है। लंदन में भेज करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन करवाना है, फिर उनको भारत बुला करके लाना है और फिर से आंदोलन चालू करवाना है कल की क्लास में। तो साथियों अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगे तो उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। इतनी बारीकी से समझा रहे हैं, इतने एक स्टोरी के माध्यम से समझा रहे हैं, इतने जो है कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट अवश्य क्लियर हो रहा होगा। बस आप फैक्ट को आपको याद रखना है कि कौन सी घटना किस स्थिति को घटित हुई। मॉडर्न हिस्ट्री में यही चीज जो है इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।